नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 49 के संदर्भ में। दोस्तों, धारा 49 में मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ रिवीजन ऑफ मैप एंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो मैप का और रिकॉर्ड्स का जो रिवीजन किया जाएगा उसके संदर्भ में क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, ये धारा 49 बता रही है। आपने इससे पहले धारा 46 और 47 पढ़ी थी। धारा 46 और 47 में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, उनका पुनरीक्षण किया जाता है, जैसे कि मैप, खसरा, खतौनी, आबादी या ग्राम आबादी के अभिलेख। तो यहाँ पर उन्हीं मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया बताई जा रही है। दोस्तों, हम पहले बेयर एक्ट से इस धारा को पढ़ेंगे और फिर इसको समझते चलेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने बेयर एक्ट नहीं निकाले हैं तो कृपया बेयर एक्ट निकाल लाइए और उसमें धारा 49 खोल लीजिए। दोस्तों, हम धारा 49 की उपधारा 1 पढ़ रहे हैं। धारा 46 और 47 के अधीन मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी उपधारा 2 से 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र में सुधार, खेतवार पड़ताल और चालू अधिकार अभिलेख खतौनी का परीक्षण सत्यापन कराएगा। दोस्तों, आपकी क्या समझ में आई ये धारा? देखिए, बहुत सिंपल है। अभी धारा 46 और 47 का मैंने जिक्र किया था कि धारा 46 और 47 में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, उनका रिवीजन किया जाता है, जैसे कि मैप वगैरह है, खसरा है, खतौनी है, ग्राम आबादी के अभिलेख हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की बात कर रहे हैं कि धारा 46 और 47 के अधीन मानचित्र का और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख अधिकारी क्या करेगा? सर्वेक्षण कराएगा, मानचित्र में सुधार कराएगा, खेतवार पड़ताल कराएगा, चालू अधिकार अभिलेख यानी कि खतौनी का परीक्षण और सत्यापन कराएगा। और यह प्रक्रिया फॉलो करने में उपधारा 2 से 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए करेगा। तो अगर इस उपधारा को हम एक बार इंग्लिश में भी देख लें, फॉर रिवाइजिंग द मैप एंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 46 एंड 47, समझते चलिएगा। फॉर रिवाइजिंग द मैप एंड रिकॉर्ड्स अंडर सेक्शन 46 एंड 47, द रिकॉर्ड ऑफिसर शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सब सेक्शन 2 to 8 कॉज टू बी कैरिड आउट सर्वे, मैप करेक्शन, फील्ड टू फील्ड पार्टल एंड टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतौनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रेस्क्राइब्ड। यानी कि फॉर रिवाइजिंग द मैप एंड रिकॉर्ड्स द रिकॉर्ड ऑफिसर कास्ट टू बी कैरिड आउट सर्वे, मैप करेक्शन, फील्ड टू फील्ड पार्टल एंड टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ करंट रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। मतलब रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा? मानचित्र और अभिलेख का पुनरीक्षण करने के लिए अभिलेख रिकॉर्ड ऑफिसर सर्वेक्षण कराएगा, मानचित्र में सुधार कराएगा, खेतवार पड़ताल करेगा और खतौनी का परीक्षण कराएगा, उसका सत्यापन कराएगा। तो ये मानचित्र और अभिलेख का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है उसकी पहली प्रक्रिया ये बताई जा रही है कि मानचित्र और अभिलेख का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है उसके लिए रिकॉर्ड ऑफिसर सर्वेक्षण करेगा, मानचित्र में सुधार करेगा, खेतवार पड़ताल कराएगा और खतौनी का परीक्षण और सत्यापन कराएगा। मैं समझता हूं आपको ये उपधारा आप समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं, चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात नायब तहसीलदार ऐसे अभिलेखन में लेखन संबंधी भूलों और गलतियों को यदि कोई हो शुद्धि करेगा और संबंध खातेदारों और अन्य हितवत खातेदारों को नोटिस जारी कराएगा। यानी कि जब हमारा उपधारा 1 वाला कार्य पूरा हो गया, चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण हो गया, सत्यापन हो गया, यानी कि खतौनी का परीक्षण और सत्यापन हो गया। अब नायब तहसीलदार क्या करेगा? अगर उसमें कोई लेखन संबंधी गलती है, बाई चांस कोई गलती रह गई हो, तो उसको शुद्ध करा देगा और संबंधित खातेदार जो होंगे अब उनको नोटिस जारी करेगा। अब ये कैसा नोटिस है, इसके लिए हम आगे पढ़ते हैं। नोटिस में चालू अधिकार अभिलेख और ऐसे अन्य अभिलेख से जो विहित किया जाए सुसंगत उद्धरण दिए जाएंगे। जो नोटिस जारी करा जाएगा उसमें जो खतौनी है या जो अन्य अभिलेख हैं उससे रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स दिए जाएंगे और उसमें क्या होगा?
जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व और पाई गई भूलों और विवादों का उल्लेख किया जाएगा। तो आपने उपधारा 1 में देखा कि मैप का और रिकॉर्ड्स का रिवीजन करने के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर सर्वे कराता है, मैप करेक्शन कराता है, फील्ड टू फील्ड पार्टल कराता है और खतौनी का टेस्ट और वेरिफिकेशन कराता है। ठीक है, तो वो मैप और रिकॉर्ड्स का रिवीजन कराता है। अब यहां पर क्या होता है उपधारा 2 में कि जब खतौनी का यानी कि चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाता है, उसके बाद नायब तहसीलदार उसमें अगर कोई गलती है लेखन संबंधी तो उनको शुद्ध कर लेता है और फिर संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी करा देता है। उस नोटिस में भूमि के संबंध में उन खातेदारों के अधिकार और दायित्व होते हैं और जो भूले अगर कोई गलतियां हुई हैं, गलती भूल चूक हुई है तो उसका उल्लेख होता है और अगर कोई विवाद है तो उसका उल्लेख होता है। तो मेन इसमें नोटिस की बात है कि धारा 49 की उपधारा 2 में नोटिस जारी किया जाता है और उसे कौन जारी कराता है? नायब तहसीलदार। आगे आते हैं उपधारा 3 पर। उपधारा 3 को पहले पढ़ लेते हैं। कोई व्यक्ति जिसे उपधारा 2 के अधीन नोटिस जारी की गई हो, नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 21 दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसे अभिलेख या उद्धरण की प्रविष्टियों की शुद्धता या उसके प्रकार पर विवाद प्रकट किया गया हो। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसे नोटिस इशू किया गया है, नोटिस प्राप्त करने के तारीख से 21 दिन के अंदर नायब तहसीलदार के सामने उस नोटिस के संबंध में अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है। यह बात धारा 3 में कह रहे हैं। तो इस उपधारा में मेनली 21 दिन की बात आपको याद रखनी है। अब मैं फिर से आपको रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, धारा 49 की उपधारा 1 में अभिलेख अधिकारी मैप का और रिकॉर्ड्स का रिवीजन करने के लिए सर्वेक्षण कराता है, मानचित्र में सुधार कराता है, खेतवार पड़ताल कराता है और खतौनी का परीक्षण और सत्यापन कराता है। उपधारा 2 में जब यह खतौनी का परीक्षण और सत्यापन हो जाता है तो नायब तहसीलदार अगर कोई लेखन संबंधी गलती है तो उसको शुद्ध करा देता है और संबंधित खातेदारों को नोटिस जारी करा देता है जिसमें उनकी भूमि जो है उसके संबंध में जो उनके अधिकार दायित्व हैं उनका उल्लेख रहता है और अगर कोई गलती भूल चूक पाई गई है तो उसका उल्लेख रहता है और कोई विवाद अगर है तो उनका उल्लेख रहता है। इसके पश्चात जब नोटिस जारी की गई है तो नोटिस की प्राप्ति के दिनांक से 21 दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत करा सकता है। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं उपधारा 4 पर। उपधारा 4 में कह रहे हैं कि भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उपधारा 5 के अनुसार विवाद के तय किए जाने के पूर्व किसी समय नायब तहसीलदार के समक्ष या उपधारा 6 के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने के पूर्व किसी समय सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। तो यहां पर क्या है कि उपधारा 4 में यह बता रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध है, किसी का इंटरेस्ट किसी भूमि से जुड़ा हुआ है, तो वह आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अब आपत्ति वो कैसे कैसे प्रस्तुत कर सकता है? उपधारा 5 के अनुसार विवाद जो तय किया जाना है उसके तय किए जाने से पहले आपत्ति प्रस्तुत कर दे और उसमें वो नायब तहसीलदार के सामने आपत्ति प्रस्तुत करेगा। और उपधारा 6 के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने से पहले अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे। इसमें वह असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं उपधारा 5 पर। उपधारा 5 में विवाद का निपटारा किया जा रहा है। इसे पहले बैरक से पढ़ लेते हैं। नायब तहसीलदार जहां उपधारा 3 और उपधारा 4 के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जाएं, वहां संबंधित पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात और किसी अन्य स्थिति में ऐसी जांच करने के पश्चात जिसे वह आवश्यक समझे भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश दे देगा। तो यहां पर नायब तहसीलदार क्या कर रहा है कि जो आपत्तियां उसके सामने प्रस्तुत की गई उनकी सुनवाई कर रहा है और अगर कोई अन्य स्थिति है तो अगर जांच आवश्यक है तो वो जांच कर लेगा और अगर कोई भूल है तो भूल का सुधार करके अपने सामने जो उपस्थित पक्ष हैं उनके बीच में समझौते द्वारा विवाद का निपटा देगा और उस पर अपना ऑर्डर दे देगा। तो उपधारा 5 में क्या किया जा रहा है? विवाद का निपटारा किया जा रहा है। ठीक है, उपधारा 1 में आपने क्या देखा था? रिकॉर्ड ऑफिसर मैप का और रिकॉर्ड्स का रिवीजन कराने के लिए सर्वेक्षण कराता है, मानचित्र में सुधार कराता है, खेतवार पड़ताल और खतौनी का परीक्षण सत्यापन कराता है। उपधारा 2 में नोटिस जारी किया जाता है।
उपधारा 3 में 21 दिन के अंदर अंदर उस नोटिस के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। उपधारा 4 में आपत्ति प्रस्तुत करने के संदर्भ में बताया गया है कि उपधारा 5 के अंतर्गत विवाद के तय होने से पूर्व पहले और उपधारा 6 में आपत्तियों का विनिश्चय किए जाने से पहले कोई व्यक्ति अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अब उपधारा 5 में वही आपत्तियों का निपटारा नायब तहसीलदार कर देते हैं। अब आते हैं उपधारा 6 पर। इसमें कह रहे हैं कि ऐसे समस्त मामलों का अभिलेख जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा 5 की अपेक्षा अनुसार समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाएगा। यानी कि ऐसे मामले जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा नहीं किया जा सकता समझौते द्वारा, तो उन मामलों का क्या किया जाएगा, नायब तहसीलदार द्वारा सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जाएगा। और फिर सहायक अभिलेख अधिकारी उनका निस्तारण धारा 24 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेगा। और अगर विवाद में हक का प्रश्न है तो उसका विनिश्चय वो जांच करने के पश्चात करेगा। ये बात कह रहे हैं। मतलब उपधारा 5 में आपने देखा कि नायब तहसीलदार विवाद का निपटारा करता है, लेकिन अब उपधारा 6 में ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे कुछ मामले हैं जिनका निपटारा नायब तहसीलदार द्वारा समझौते के आधार पर नहीं किया जा सकता, तो उन मामलों को फिर नायब तहसीलदार रख के क्या करेगा। जब वो निपटारा नहीं कर सकता तो वो ऐसे मामलों को सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज देगा और सहायक अभिलेख अधिकारी उनका निपटारा करेगा। ये बात उपधारा 6 में कह रहे हैं। अब आते हैं उपधारा 7 पर। उपधारा 7 कह रही है कि जहां उपधारा 6 के अधीन सरसरी तौर पर जांच करने के पश्चात सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाए कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहां ऐसी भूमि पर अपराधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल कराएगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो। अब देखिए क्या हुआ कि उपधारा 6 में जो हमने अभी पढ़ा था कि नायब तहसीलदार जिन मामलों का निपटारा नहीं कर पा रहा था समझौते द्वारा, उसको उसने असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को भेज दिया। अब उपधारा 7 में क्या है कि जब असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास मामले आया और उसने इंक्वायरी की, तो इंक्वायरी के बाद में उसे यह पता चला कि जो जमीन है वो तो राज्य सरकार की है या किसी लोकल अथॉरिटी की है। तो भाई वो जमीन जब सरकार की है तो फिर किसी व्यक्ति को कैसे दे दी जाएगी। तो ऐसे में जो उस जमीन पर अपराधिकृत कब्जा करे हुए बैठा है उस व्यक्ति को वहां से वो बेदखल कराएगा और उसके लिए अगर बल प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है तो ऐसा बल प्रयोग भी वो करा सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे। आगे उपधारा 8 देखते हैं। उपधारा 8 में कह रहे हैं कि उपधारा 6 या उपधारा 7 के अधीन सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर विहित रीति से अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है और अभिलेख अधिकारी का ऐसी अपील पर प्रत्येक आदेश धारा 210 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यानी कि जो सहायक अभिलेख अधिकारी ने जो उपधारा 6 या उपधारा 7 में आदेश दिया, अगर कोई व्यक्ति उससे एग्रीव्ड है तो वो आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकता है। अभिलेख अधिकारी अपीलेट अथॉरिटी है और अभिलेख अधिकारी का ऑर्डर क्या होगा, धारा 210 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। ठीक है, तो ये धारा 49 जो है इसमें 8 उपधाराएं हैं। देखिए अगर मैं सारे विषय को फिर से आपके लिए समराइज करूं ताकि आपको ये धारा ठीक से याद हो जाए, तो देखिए हम सबसे पहले ये समझिए आप धारा 49 में पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मानचित्र और अभिलेख के पुनरीक्षण की प्रक्रिया, जो मैप का और रिकॉर्ड्स का रिवीजन किया जा रहा है उसके लिए क्या प्रोसीजर है। अब इसमें 8 उपधाराएं हैं। पहली उपधारा में हम ये देख रहे हैं कि अभिलेख अधिकारी जो मानचित्र और मैप अभिलेख का पुनरीक्षण करता है उसके लिए वो सर्वे कराता है और खेतवार पड़ताल कराता है और खतौनी का सत्यापन कराता है। ये मैप और रिकॉर्ड्स का रिवीजन करने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि आप अगर मैप का रिवीजन कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स का रिवीजन कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वे तो कराएंगे ना, उसके लिए खेत में पड़ताल भी कराएंगे अगर जरूरी होगी और उसके लिए खतौनी का परीक्षण भी कराएंगे। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि मैप और रिकॉर्ड्स का पुनरीक्षण करने के लिए सबसे पहला काम तो यही किया जा रहा है कि सर्वे कराया जाए, मैप में कोई सुधार की आवश्यकता है तो सुधार कराया जाए, खेत पे पड़ताल कराई जाए जाके, और खतौनी में अगर कोई परीक्षण और सत्यापन की जरूरत है तो वो कराई जाए। इसके बाद में उपधारा 2 में क्या होता है कि जब परीक्षण और सत्यापन खतौनी का हो गया तब नायब तहसीलदार अगर उसमें कोई लेखन संबंधी गलती रह गई है तो उसको पहले शुद्ध कर देता है और फिर जो संबंधित पक्षकार हैं उनको नोटिस जारी कर देता है। नोटिस में क्या होता है कि भूमि के संबंध में उन पक्षकारों के अधिकार और दायित्व का वर्णन कर दिया जाता है और अगर कोई गलती पाई गई, भूल पाई गई या कोई विवाद अगर है तो उसका उल्लेख नोटिस में कर दिया जाता है। अब ये नोटिस संबंधित पक्षकारों को उन्होंने दिलवा दिया।
जब नोटिस जारी हो गया तो फिर जिस व्यक्ति को नोटिस मिला है वो क्या करेगा कि वो 21 दिन के भीतर उस पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा। भाई किसी व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है तो वो उस पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करेगा कि नहीं नहीं ये चीज़ तो गलत है और ऐसे ऐसे होना चाहिए। फिर उसके बाद में क्या होगा कि नायब तहसीलदार उपधारा 5 के अंतर्गत उनकी सुनवाई कर लेगा और उनके विवाद के बीच सारा निपटारा करा देगा। सुनवाई में क्या होगा, नोटिस को देखेगा कि क्या क्या आधार पर नोटिस दिया गया है और जो आपत्ति प्रस्तुत करी उसके अगेंस्ट में व्यक्ति ने, वो आपत्ति पे विचार करेगा और फिर उनका समझौते के आधार पर समझौता करा दिया जाएगा, मामले को निपटा दिया जाएगा। अब अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिनको नायब तहसीलदार समझौते के दौरान नहीं निपटा पा रहा है तो फिर ऐसे मामलों को असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास भेज देगा और वो उनका निपटारा करेगा। और उसके बाद में जब असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के पास भेज दिया जाता है, उपधारा 7 में अगर असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर को ऐसा प्रतीत होता है कि जो भूमि विवादग्रस्त है वह तो राज्य सरकार की है या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, तो वो जो अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति है उसको बेदखल करा देता है और ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो वो आवश्यक समझे। ये इस धारा में प्रावधान कर दिया गया है। और उपधारा 8 में क्या है कि अगर मान लीजिए आप सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो उसके अगेंस्ट में 30 दिन के भीतर अभिलेख अधिकारी को अपील कर सकते हैं, लेकिन अभिलेख अधिकारी का ऑर्डर जो है वो फाइनल होगा धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको आज का विषय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा हो तो आप वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके सुनिएगा और बेयर एक्ट को सामने रखिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।